अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। तो चलें जी, नावल शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और दुआ में मुझ जैसी नाचीज़ को भी याद रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं तो आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर दिया करो यार। आतिशे इश्क एपिसोड नंबर 27। ताहियांग खानज़ादा ने आगे बढ़ते जल्दी से उनके हाथों और पाँव की रस्सियाँ खोलनी शुरू की तो उनके नीचे से खून रसने लगा था। क्या कोई माँ इतनी या बीवी इतनी भी जालिम हो सकती है? वो ये सोचते हुए अब उनकी आंखों से पट्टी हटाने लगा था। तुम लोग कौन हो? किसके कहने पर हमें यहाँ लाए हो? क्या चाहते हो हमसे? मुझे छोड़ दो प्लीज़ मेरी। शारिब चौधरी होश में आते हुए अपने हाथों की पैरों की रस्सियाँ खुलते देख फिर से वही सवाल दोहरा रहा था कि अपने सामने ताहियांग खानज़ादा को देखते वो साकित हुआ था। क्या वी तू? उसने ताहियांग खानज़ादा पर झपटते उसके चेहरे पर ज़ोरदार मुक्का मारते सवाल किया था। ताहियांग खानज़ादा को संभलने का मौका दिए बगैर, साला कमीना, फिर यही फुर्ती अगर उस वक्त दिखाई होती तो आज तू यहाँ ना होता और अबीहा हॉस्पिटल में ना होती और मेरा तो पूछ ही मत कमीने, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू मर क्यों नहीं जाता शारिब? ताहियांग खानज़ादा ने अपने होंठ से खून की बूंद साफ करते एक ज़ोरदार मुक्का शारिब चौधरी के चेहरे पर मारा तो उसके मुंह से खून का फवारा छूटा। कमीने, तेरी तलाश में पिछले 3 महीनों से मैं अपना आप भुलाए पागलों की तरह सारी दुनिया खंगालने में लगा हुआ हूँ। ना खाने का होश है, ना पीने का, ना सोने का। और मेरी बीवी, वो तो मुझे मुंह भी नहीं लगाती। और सुसत जी, वो तो खैर से अपनी बेटी से भी 4 हाथ आगे हैं। कहते हैं तेरी भी सुनूंगा। पहले ला उस कमीने को मेरे सामने और कर मेरी बीहू को ठीक और लौटा मेरे घर की सारी खुशियाँ रौनकें। जिस दिन से ये सब करेगा उस दिन तेरी भी सुनूंगा, लेकिन फ़ैसला फिर भी मेरी बेटी ही करेगी। ताहियांग खानज़ादा साथ साथ उसे घूंसे मारता हुआ साथ साथ तफसील से सब बता रहा था। वो अपने अंदर की खोलन, वो 3 महीनों से जो वो अपने अंदर जमा किए बैठा था, वो सारी की सारी अब उस पर निकाल रहा था। अपनी मोहब्बत से दूर रहने का दर्द कोई इस खानज़ादे से पूछता। शारिब चौधरी भी चुपचाप मार खा रहा था। उसे भी इसकी तकलीफ़ से अंदाज़ा था। वो उसे महक चौधरी के लिए तड़पते हुए देख चुका था। ताहियांग खानज़ादा ने आगे से कोई रिएक्ट ना पाया तो वो रुक कर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में दहशत के साथ साथ नमी भी मौजूद थी। तुम लोग किधर से आ गए और ये ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? इन दोनों को देखते इनमें से एक नशे में मस्त झूमते हुए रुक रुक कर पूछने लगा था। वो भाई साहब, हम लोग तो बस इसके घर से आ रहे थे और उसके घर जा रहे थे, लेकिन रास्ता भूलकर इस तरफ निकल आए। अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा था तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक एक बाजी हो जाए। क्यों रशीदे? जिमिन ने जिन से कहा था। हाँ नाफीदे, जिन ने उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। ये दुनिया के वो वाहिद एजेंट थे जो चोरों के साथ ताश की बाजी खेल रहे थे और अंदर बंद कमरे में वो भी अपनी बाजी खेल रहा था। यहाँ से निकलने की बजाय वो अंदर अपने ही दोस्त की धुलाई करते अपनी 3 महीनों की फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा था और वो दोनों उनकी धुलाई करने की बजाय उन गुंडों के साथ बैठकर मज़े से ताश खेल रहे थे। कोई इन्हें ये तो बता दो जाकर कि इनका ये ओवर कॉन्फिडेंट इन्हें लेकर डूबेगा। साले कमीने, तुझे ढूंढने के चक्करों में ख्वार हो रहा था और तू मुझे ही मुजरिम समझ रहा है। अगर मेरी बीवी को इस बात का पता चला तो एक जुर्म और तेरे खाते में लिख देगी और फिर सज़ा वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की देगी। ताहियांग खानज़ादा ने शारिब चौधरी के मुंह पर फिर से एक ज़ोरदार पंच मारते अपने झूठे मूठे नंबर बढ़ाने की कोशिश की थी। बस कर दे वी झूठ बोलना। अगर वो इस तरह कहती तो आज तेरी ये हालत ना होती। शारिब चौधरी ने भी इसे भिगो के मारी थी। कमीने, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था तुझे बचाने। तेरा इलाज तो यही था कि तू यहीं गल सड़ कर मर जाता। मैं ही पागल था, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं अपनी इस गलती को अब खुद ही सुधारूंगा। वो गुस्से से बड़बड़ जलते मुंह में बड़बड़ाते हुए कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ा। वो सॉरी मेरी जान, मैं जानता हूँ तूने मुझे बहुत मिस किया है। शारिब चौधरी की आवाज़ पर वो एक लम्हे को रुका था। शारिब चौधरी की आवाज़ में नमी महसूस करते उसकी तरफ बढ़ा। तुझे मिस करती है मेरी जुत्ती? मुझे तो जलील मेरे ससुर जी ने कर रखा है और भूलने तुझे मेरी जान का वो आज़ार नहीं देती। वो लहजे को शरारती बनाते हुए बोला था। अच्छा आजा, अगर तूने मुझे मिस नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन मैंने तो तुझे बहुत मिस किया है।
हर लम्हे, हर पल, हर एक मिनट मैंने तुझे मिस किया है। शारिफ चौधरी ने निसार होते लहजे में कहा था। चल एक बार गले तो मिल ले। शारिफ चौधरी ने उसे अपने पास आने का कहा। नहीं, मैं अब सिर्फ एक ही हस्ती को गले से लगाऊंगा, बाकी सबसे मैंने बाइकाट कर रखा है। ताहियांग खानज़ादा ने बेबाक बात कहते हुए शारिफ चौधरी का चेहरा लाल सुर्ख किया था। प्लीज़ मेरी जान, सिर्फ एक बार, मैंने तुझे बहुत मिस किया है यार। शारिफ चौधरी अब उसकी तरफ लपका तो ताहियांग खानज़ादा वहाँ से हटते हुए बेड की दूसरी साइड बढ़ा। अबे ओए मजनू की औलाद, ये मिलना मिलाना बाद में करना, पहले अंकल को तो देखो, उन्हें साथ लेकर निकलो यहाँ से। ताहियांग खानज़ादा के कान में मौजूद एयरपैड पर आवाज़ उभरी तो वो अलर्ट होते अब उस वजूद की तरफ बढ़ा जो अभी तक बेहोश पड़ा था। साले कमीने, तू कैसा बेटा है? देख तूने अपने बाप की हालत क्या करवा दी है और अभी भी तुझे इनकी फ़िक्र नहीं। रोमांस करना है? ताहियांग खानज़ादा ने फिर से शारिफ चौधरी को लताड़ा था। वह बख्शने वाला नहीं था जब तक इसको इसकी जालिम बीवी माफ़ नहीं कर देती थी। शारिफ चौधरी दूसरी साइड जाते पानी के जग से गिलास में पानी लाकर ताहियांग खानज़ादा को पकड़ा गया था। ताहियांग खानज़ादा ने इसमें से पानी के चंद कतरे उंगलियों के पोरों में समोते इन पर डालते इन्हें होश दिलाने की कोशिश करने लगा था। मेरी बीहू कैसी है? शारिफ चौधरी ने बहुत आहिस्ता और कांपती हुई आवाज़ में सवाल किया था। ताहियांग खानज़ादा ने उसे घूर कर देखा था। इसकी आंखों की सुर्खी तेज़ी से बढ़ी थी। तुझे जब पता था तेरी शादी में मसाइल आ रहे हैं तो फिर तू अलर्ट क्यों नहीं हुआ था? ताहियांग खानज़ादा ने गुस्से से गुर्राते हुए पूछा तो शारिफ चौधरी अपनी नज़रें झुका गया। अब नज़रें झुकाने का क्या फ़ायदा? देख भी प्लीज़, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है कि मैं ख्याल नहीं कर सका। मुझे लगा था सिर्फ मामा ही इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थी और उनको भी तुमने मना लिया था, इसलिए मुझे सब ठीक लगा और सब ठीक चल भी रहा था। मेहंदी की रात जब तू मुझे कॉल करके रेडी रहने का कहकर फ़ोन बंद कर गया तो मैं खुशी खुशी रेडी होने लगा। उस वक्त मामा बाबा कमरे में आए, उन्होंने मेरी नज़र उतारी और सदक़े के पैसे मुलाजमों को पकड़ाए। फिर इतने में रहमत आंटी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में ट्रे था जिसमें 2 गिलास जूस के थे और मामा ने वो उनसे लेकर हमें दिए थे तो हम दोनों ने वो जूस पिया था। उसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। शारिफ चौधरी ने से सारी बात तफसील से बतानी शुरू की। ताहियांग खानज़ादा उन पर पानी का छिड़काव करते उनको होश दिलाने में कामयाब हो गया था। वो चकराते सर के साथ उठते वही सवाल दोहराने लगे थे। और ये बाकी की राम कहानी घर जाकर आराम से सुनना और सुनाना, फ़िलहाल यहाँ से निकलो। उनके कुछ बंदे जो दूसरे टेबल की तरफ थे वो अंदर आ रहे हैं। कान से आती आवाज़ पर वो दोनों अलर्ट होते जल्दी से इन बुजुर्ग को उठाते बाहर निकलते दूसरी साइड बढ़ने लगे थे। अरे पकड़ो सालों को, वो देखो भाग रहे हैं। उनमें से एक गालियां बकता चिल्लाया तो वो सब अलर्ट होते उनके पीछे भागे। साले कमीने, जितना सर ने वादा लिया था कि मार धाड़ न करना, लेकिन इनकी वजह से अब सर की कसम भी हमें तोड़नी ही पड़ेगी। जिन ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहते अपने हाथों को उठाते एक अंगड़ाई ली और खुद को वार्म अप करते जिमिन को भी इशारा कर गया। वो लोग अपने साथियों की आवाज़ें सुनते अपनी लोडेड गन्स इन दोनों पर तान गई। वो दोनों डरते हुए अपने बाजुओं को हैंड्स अप करते खड़े हुए। हमें मारने से पहले एक बार अपनी गन्स तो चेक कर लेनी थी लाले कि गोलियां हैं भी कि बस फुस, बिल्कुल दिवाली के पटाखे की तरह। जिमिन ने उनमें से एक के गाल थपथपाते हुए कहा था। तो वो सब उड़ी हुई रंगत के साथ इन्हें देखते अपनी गन चेक करने लगे थे। और वो कहते हैं ना कि दुश्मन बस एक दफ़ा चूक जाए फिर उसको जाने ना देना। अपने सर के फार्मूले को याद करते वो दोनों अब इन पर शेर की तरह झपट पड़े थे। किसी को मुक्का लग रहा था तो किसी की टांगों के बीच, किसी के सीने पर तो किसी के कंधों पर, किसी का सर फट रहा था तो किसी की गर्दन एक झटके से कड़िक की आवाज़ के साथ टूट रही थी। सिर्फ चंद लम्हों के खेल में वहाँ मौजूद 200 के करीब लोग जहन्नम वासिल कर दिए गए थे। इनके गुनाहों में सबसे बड़ी गलती इनकी ये थी कि वो इनके चेहरे देख चुके थे। इन तीनों का इरादा तो बस खेल खेल में अपना काम ख़त्म करके यहाँ से निकलने का था, लेकिन एक हबीस की वजह से इनके सारे प्लान पर पानी फिर गया था। वो इनके प्लान ख़राब करता था, लेकिन अब कोई आ गई थी उसकी ज़िंदगी में उसकी हर प्लान की वाट लगाने के लिए। वो इस वक्त लाइब्रेरी में इसके दोनों तरफ हाथ रखे इसे महसूर किए हुए था। वो उसकी आंखों में घूर कर देख रहा था। वो भी अपनी हैज़ल ग्रीन आंखों में गुस्सा लिए उसे ही देख रही थी। काली सियाह आंखें हैज़ल ग्रीन आंखों में खो रही थी। हैज़ल ग्रीन आंखें हर जज्बे से खाली, बिल्कुल सपाट, लेकिन गौर से अंदर झांक कर देखोगे तो तुम्हें क्या कुछ नज़र नहीं आएगा। दर्द, गुस्सा, शिकवा, खो देने का कर्ब। वो इस वक्त लाइब्रेरी में इसके दोनों तरफ हाथ रख के उसे महसूर किए हुए खड़ा था। वो उसकी आंखों में आंखें डाले गुस्से से घूर रहा था तो वो भी उसकी आंखों में आंखें डाले उसे इसी अंदाज से घूर रही थी। काली सियाह आंखें और हैज़ल ग्रीन आंखें एक दूसरे में गुम दुनिया से बेखबर। काली आंखों में थोड़ा गुस्सा तो ढेर सारा प्यार था, कुर्बान हो जाने वाला, लेकिन हैज़ल ग्रीन आंखों में सिर्फ और सिर्फ सर्दपन था, हर जज्बे से खाली, ना गुस्सा, ना नफरत, ना शिकवा और ना ही कोई शिकायत।
लेकिन तुम अगर गौर से अंदर झांक कर देखोगे तो क्या कुछ नहीं दिखेगा इन हेज़ल ग्रीन आँखों में। इनमें गुस्सा भी था और शिकवे भी थे, शिकायत भी थी और किसी बहुत अपने को खो देने का डर भी था। मिसिज़ हान, मैं इन आँखों को देखते ही तो दीवाना हुआ था। मुझे इन आँखों में अपना अक्स देखने की बहुत ख्वाहिश है। वो अब इन आँखों पर लब रखते हुए गंभीर लहजे में बोल रहा था। अगर कोई मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले की ख्वाहिश पूछे ना तो मैं हंस कर कह दूंगा, यार की आंखों में अपना अक्स देखना है मुझे। मुझसे पूछे अगर कोई आखिरी ख्वाहिश अगर मेरी कह दूं कि यार की आंखों में अपना अक्स देखना। वो अब इन आँखों को बार बार शिद्दत से चूम रहा था। और यही ख्वाहिश लेकर आगे भी चले जाओगे? वो मुंह से अंगारे बरसाते अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जिसमें वो नाकाम हो रही थी। मिसिस हान, इतना बोला करें जितना बाद में सह सकें, वो उसके होंठों पर लब रखते बोला था। पहले वाले थप्पड़ का हिसाब भी बहुत लंबा चलने वाला है। वो उसके गाल पर दांत काट कर बोला था, पहले इस दर्द की दवा का इंतज़ाम करें, फिर कोई नया ज़ख्म लगाइएगा। वो अपने गाल उसके होंठों के करीब कर गया था, इतना कि उसके गाल महक चौधरी के होंठों को छू रहे थे। किस एंड हेल दिस डैमेज स्किन, ताहियांग खानज़ादा ने गुर्राते हुए कहा था, लेकिन वो इसी तरह स्टिल खड़ी उसे देखे जा रही थी। आई सेड किस मिसिज़ हान, वो अब धाड़ते हुए बोला तो महक चौधरी ने अगले ही पल उसके गाल को अपने दांतों की चक्की में पीसना शुरू किया था। वो उसके सफ़ेद मोतियों की हल्की चुभन अपने गाल पर महसूस करते झिरझिरी सी लेकर रह गया था। इसके दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी। वो उसके जज्बात में तुगयानी बर्पा हुई थी। वो इसके चुभन भरे लम्स को महसूस करते, इसकी कमर में हाथ डालते, उसे अपने बाजुओं में उठाते थोड़ा ऊपर को कर गया था। क्योंकि उसकी बीवी उससे बहुत छोटी थी और उसके गाल तक पहुंचने के लिए उसकी बीवी को अपनी पाँव की उंगलियों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। वो उसे दोनों बाजुओं में भरे हुए था। वो इस बात से बेखबर बस उसे तकलीफ़ देने की हद दर्जा कोशिश कर रही थी, ये जाने बिना कि वो उसे सज़ा नहीं मज़ा दे रही थी। वो उसके बालों में हल्के हल्के हाथ फेरते अपने साथ उसे भी मदहोश करने की कोशिश कर रहा था। बस या अभी कुछ और? नहीं, मेरा मतलब है अगर अभी भी कुछ गुस्सा बाकी है तो दूसरा गाल हाजिर है जनाब। वो जब पीछे हटी तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन महक चौधरी की आंखों में गुस्सा देखते मिस्कीनों की तरह बोला था, मिसिज़ हान, जितना चाहें जुल्म कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, जब मेरी पनाहों में आओगी तो गिन गिन कर सारे हिसाब बेबाक करूँगा। वो उसके कान के करीब गंभीर लहजे में बोलते इसकी कान की लू को छूते सरगोशी कर गया था। आप हिसाब तो तब पूरे करेंगे ना मिस्टर हानज़ादा, जब मैं आपके पास आऊँगी। पहले आप मुझ तक तो रसाई हासिल कर लें। वो गुस्से से गुर्राते हुए तंजिया लहजे में फुंकारी थी। रसाई तो हासिल कर चुका मिसिज़ हान, जब चाहूँ उठाकर घर ले जाऊँ। ताहियांग खानज़ादा ने उसे आंख विंग करते हुए कहा था। कौन से घर लेकर जाएंगे? वहाँ जहाँ से आपको भी धक्के देकर निकाल दिया गया था, या फिर कौन सा ऐसा महल बनवाया है आपने जहाँ मुझे रखेंगे? मिस्टर ताहियांग खानज़ादा, वो दांत कचकचाते हुए बोली तो उसकी ज़ात की धज्जियाँ बिखेरते हुए उसके जज्बात को रौंद गई। उसके चेहरे के आसार पल में बदलते लाल अंगारा हुए थे। अरे गुस्सा आ रहा है बस इतनी सी बात पर? अभी तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके अगर मैं जवाब मांगने पर आ गई तो क्या होगा। बहुत से हिसाब निकलते हैं मिस्टर खानज़ादा की तरफ, लेकिन मौसूफ तो पहले जुमले पर ही लाल अंगारा हो रहे हैं। महक चौधरी तंजिया हंसी हंसते हुए अपने अंदर की खोलन उस पर उतारने लगी थी। कल वो किसी और पर अपनी खोलन उतार रहा था और आज उसकी बीवी उस पर उतार रही थी। तो हिसाब बेबाक करें ना मिसिस, किसने मना किया है आपको? मैं तो कब से रास्ते में गुलाब लिए बैठा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरी जालिम मिसिस हान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँचे और कब वो मेरे पास आते मुझे गिरेबान से पकड़कर मुझसे पूछने की जहमत करें और फिर मैं उससे अपने दिल का हाल बयान करते उसे हमेशा के लिए अपनी पनाहों में कैद कर लूँ। कैद? और मुझे गलत फहमियाँ। वो तंजिया हंसी हंसते बोली तो फ़कत इतना ही, मैं इसमें आपको कैद कैसे कर सकता हूँ? वो अपने ही अल्फाज की नफ़ी करने लगा था। वो लड़की सच में इससे कुछ भी करवा सकती थी। वो कभी अपने कहे गए अल्फाज से पीछे नहीं हटा था, फिर चाहे कोई उसे फांसी की सज़ा ही क्यों ना सुना दे। लेकिन आज वह अपने कहे गए अल्फाज से मुकर रहा था और वो उसे घूर कर रह गई थी। क्या बंदा है ये जो पल में अपनी बात से मुकर जाता है, वो दिल में सोच कर रह गई थी। मिसिज़ हान, मैं अपनी बात से इनकार नहीं कर रहा, बस बात वाज़ह कर रहा हूँ। और वो खानज़ादा जिसने कभी अपने बाप और दादा को वजाहत नहीं दी थी, वो अपनी छोटी सी मिसिज़ हान को वजाहत दे रहा था।
اگر یہ بات آریان خانزادہ کو پتہ چل جائے تو وہ اس کی آنکھوں میں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی، اور وہ بھی اسے سن کر کسی حتمی فیصلے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے بھی تو پہلے کہیں اور چل کر بیٹھیں تاکہ آرام سے بات ہو سکے کہ یہیں میری پناہوں میں سب سننا چاہتی ہیں، وہ اسے آنکھ ونک کرتے بے باکی سے کہہ گیا تھا۔ دل میں تو بہت خوشی تھی اسے اپنی پناہوں میں رکھنے کی، لیکن وجہ یونیورسٹی بند ہونے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے نزدیک آنے کا، میں تو کب سے کوشش کر رہی ہوں خود کو اس جہنم سے نکالنے کی، وہ بولی تو دل کی کرچیوں میں تقسیم کر گئی تھی۔ ابھی تو ابتدا ہوئی تھی، ابھی تو نہ جانے اس دل نے کتنی دفعہ اور ریزہ ریزہ ہونا تھا۔ وہ یہ ظلم بھی سہ گیا تھا۔ منانا جو تھا، مرد ایسے ہی ہوتا ہے، جب اسے اپنی پسندیدہ عورت کو منانا ہو یا پھر اسے کوئی بات منوانی ہو تو وہ سب سہ جاتا ہے۔ یہ ظلم، زیادتی کرنا، حکم سنا کر چل دینا، یہ جانے بنا کہ سامنے والے کی کیا مرضی ہے، کیا رائے ہے، یا پھر ہماری خواہش پر یا اگنور کیے جانے پر اس کا دل کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے، یہ سب تو صرف اس عورت کے لیے ہوتا ہے جو صرف اپنے والدین کی پسند کی ہو، یا پھر جس سے جلدی ہی مرد کا دل بھر جائے۔ یہ مرد اتنے سنگ دل اور بے رحم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اتنے مطلب پرست کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں یہ سامنے کھڑی اس لڑکی کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کرتے جو اپنے سب اپنوں کو چھوڑ کر صرف اس ایک مرد کے سہارے کسی انجان جگہ آ جاتی ہے؟ کئی انجان لوگوں میں، انجان رشتوں کے بیچ صرف ایک اس مرد کی آسرے پر، لیکن وہ مرد ہی اس کی ہر تکلیف کی وجہ بن جاتا ہے۔ لیکن مجھے کمزور نہیں بننا، مجھے اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ ہیزل گرین آنکھیں ابھی بھی کالی سی آنکھوں میں دیکھتے دل میں کچھ بھی سوچ رہی تھی۔ اس کا سوچنا بھی غلط نہیں تھا۔ وہ جن لوگوں میں رہتی تھی، جس طرح کے معاشرے میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا تھا، جس طرح کی عورتوں کے مسائل سے وہ نبٹتے انہیں ان مسائل سے نکالتی تھی، وہ ایسا سوچ سکتی تھی۔ ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سب لوگ پہلے تو بڑے مان سے منتیں ترلے کر کے کسی کے معصوم بچی کا رشتہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر اسے ڈھول باجوں کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ بیاہ کر اپنے گھر لاتے ہیں، لیکن اسے پھر اسی طرح ذلیل کرتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد اس پر تشدد شروع کر دیتے ہیں، کسی کو جہیز نہ لانے پر تو کسی کے ہاں اولاد نہ ہونے پر، کسی کی خوبصورتی سے جل بھن کر تو کسی کے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے پر، کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے بولتی ہے۔ کبھی کہیں سگی پھپھو ہی ظالم ساس بن جاتی ہے تو کہیں سگی خالہ ہی اپنی ہی بہو کی خوبصورتی سے جل بھن کر اسے مار دیتی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی ہی بات تو ہے جب ایک خبر میڈیا پر آگ کی طرح پھیلی تھی کہ جب سگی خالہ نے ہی اپنی بھانجی کو مار ڈالا تھا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا تھا کہ اس کا بیٹا ملک سے باہر تھا، اس کے ہاں ایک بیٹا بھی تھا اور وہ پھر سے پریگننٹ بھی تھی۔ اس کی اپنی سگی خالہ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر اس کو قتل کیا تھا، اس کے سر کو چولہے پر جلایا تھا اور اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوری میں بند کر کے گندے پانی میں پھینک دیے تھے۔ بات جہاں ختم نہیں کی تھی، اس پر تہمت لگائی، اسے بدنام بھی کیا۔ یہ تو ہلکی سی جھلک ہے ہمارے معاشرے کی، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں جن سے یہ فائلیں بھری پڑی ہیں۔ اسے اس وقت وہ پل یاد آیا جب وہ پچھلے دنوں گاؤں گئی تھی اپنے وہاں کے وہ ذمہ داریاں نبھانے جو وہ وہاں چھوڑ آئی تھی، اور وعدہ کیا تھا سب سے۔ دلاور چودھری اور سانوری نے مل کر سارا کام بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ ان کے منہ سے یہ الفاظ سنتے اور ان فائلز کو دیکھتے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہاں سے کام نپٹا کر وہ اپنے شیرو سے بھی ملنے گئی تھی۔ واپسی پر جب وہ حویلی کے آگے سے گزری تو اس دن کے کئی منحوس لمحے پھر سے آنکھوں میں غصے اور نمی بھرنے لگے تھے۔ جب وہ ہاسپٹل میں آلیان چودھری اور ابیہا کی تکلیفوں کے ساتھ جوجھ رہی تھی، تب اس کے تایا اور اس کے کزنوں نے ان کی غیر موجودگی کا اچھے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے وہاں کے لوگوں کو ان کے خلاف کرنا چاہا۔ وہ لوگ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ ان کے رشتہ داروں نے تو بالکل ہی بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ جو کہ مفاد پرست تھے، وہ بھی ان کے ساتھ مل چکے تھے۔ آلیان چودھری تو ایک ہفتے میں ٹھیک ہو کر اپنے کام سنبھالنے لگے تھے، لیکن ابیہا وہ اسی طرح ہوش و خرد سے بیگانی پڑی تھی۔ اسلام آباد سے بڑے بڑے سرجن بلائے گئے تھے جنہوں نے ابیہا کی سرجری کر دی تھی۔ سرجری تو اس کی کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اپلوں کے لگائے جانے والے زخم تو جیسے صدیوں نہیں بھرنے تھے۔ کوئی انہیں بھرنے دے تو تب نہ، کوئی ان پر مرہم رکھے تو تب نہ، لیکن یہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کا کام کرتا۔ یہاں تو روز زخم خریدنے شروع کر دیے جاتے تھے۔ سب ان میں سر فہرست تھی ان کی اپنی ہی گھر کی
نیو جسے مرہم رکھنا چاہیے تھا وہی سب سے زیادہ زخم کریتی تھی۔ اوپر سے تایا اور اس کی فیملی، وہ کچھ کم نہیں تھے کہ ساتھ ہی ننیال والے بھی بہانہ تو طبیعت کا پوچھنے کا ہوتا تھا، لیکن وہ طبیعت ٹھیک کرنے کی بجائے اور تکلیفیں دے جاتے۔ انسان دوسرے کی باتوں سے اتنی اذیت محسوس نہیں کرتا جتنی وہ ان کی دی گئی تکلیفوں سے محسوس کرتا ہے، جن پر اسے سب سے زیادہ مان ہوتا ہے۔ یہ اپنے ہیں، سمجھیں گے رشتوں کو، اس کی نزاکت کو، ان حالات کو، اور کچھ نہیں تو تسلی کے دو لفظ ہی کہہ دیں گے، لیکن نہیں، انہیں تو اس درد کو، اس اذیت کو میلو ڈرامے کی طرح انجوائے کرنا ہوتا ہے، تاکہ پھر سب کو مزے لے لے کر بتاتے سامنے والے بے بس وجود کی اذیت میں اضافے کا سبب بنتے اپنے نمبر بڑھائیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ نمبر بڑھانے کے چکروں میں وہ اپنے ان عزیز رشتوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں، جو ہر تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس کڑے وقت میں صرف دو ہی ہستیاں ایسی تھیں جو بہت شفیق اور مہربان تھیں۔ ان دونوں نے ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے رو پڑتے تھے۔ وہ پروین بیگم کی کڑوی باتیں اور بددعائیں بھی سنتے رہے تھے اور سب کی آنکھوں میں اجنبی پن اور سرد مہر بھی برداشت کرتے رہے تھے۔ انہوں نے ہی اس ظالم کی غیر موجودگی کی وضاحت بھی دی تھی۔ پہلے کچھ دن وہ خاموشی کے نام کر گئے تھے۔ صبح وہ آ جاتے تھے ہاسپٹل میں اور شام میں وہ کسی ہوٹل میں چلے جاتے تھے۔ پورے ایک ہفتے بعد جب آلیان چودھری کو حویلی واپس لایا گیا تو وہ دونوں بھی ہمت کر کے حویلی پہنچ گئے تھے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا جیسے اجنبی مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا جو بھی آلیان چودھری کی صحت کے بارے میں باز پرس کرنے آ رہے تھے۔ وہ درد بھی سہ گئے تھے۔ وہ بیٹے کا کیا باپ کوئی بھگتنا تھا تو سو وہ بھگت رہے تھے۔ ان کے بیٹے کی سازشوں نے ایک ہنستے بستے گھر کو خاموشی کا قبرستان بنا دیا تھا، سو انہیں بھی اسی قبرستان میں رہنا تھا جب تک کہ وہ یہاں سے اس قبرستان کی ویرانی ختم کرتے پھر سے اسے ہنستا بستا گھر نہیں بنا دیتے تھے۔ لیکن کوئی بتائے جا کر انہیں کہ جو حویلیاں قبرستان بن جاتی ہیں وہ پھر کبھی آباد نہیں ہوتی، وہاں پر پھر سوائے اداسیوں اور سسکیوں کے کچھ باقی نہیں بچتا۔ جسے وہ بچانے آئے ہیں وہ رشتہ اب اجڑ چکا تھا۔ رخسانہ خالہ جب اسے یہ اطلاع پہنچا کر گئی کہ نیچے تاہیانگ خانزادہ کے داجان اور بیجی آئے ہیں، پہلے تو وہ غصہ کرتے ملنے سے انکار کر گئی، پھر رخسانہ خالہ کے سمجھانے پر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی خود میں ہمت مجتمع کرنے لگی تھی۔ پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ ان کے پاس آتے انہیں سلام کر گئی تو وہ دونوں بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت سے سلام کا جواب دے گئے تھے۔ وہ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر گئی تو وہ بیٹھتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا گئے تھے۔ کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں خاموشی چھائی رہی تھی، قبرستان جیسی خاموشی۔ بیجی کانپتے ہاتھوں سے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اپنے لبوں سے لگا گئی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے مہک چودھری کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک یہ عمل دہراتی رہی تھی، بیٹی ہم کو معاف۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی تو مہک چودھری نے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے انہیں منع کیا۔ نہیں بیجی نہیں، وہ تڑپتے ہوئے ان کے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ ہم اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا اور وہ بد نصیب بھی۔ داجان پلیز نام بھی مت لیں ان کا، وہ تڑپتے ہوئے بولی تو آنکھیں جو بھیگنے سے لال سرخ ہوئی تھی اب خون چھلکانے لگی تھی۔ پھر کچھ لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ خاموشی بھی جان لیوا تھی اس حویلی کے مکینوں کے لیے۔ ہم کو معاف کر دو بٹیا رانی۔ داجان بھی اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے تھے۔ وہ تڑپ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے نہ میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہاں موجود تینوں وجود اس وقت ایک ہی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ تینوں کی آنکھوں سے بہتے آنسو چہروں کو بھگو رہے تھے۔ داجان اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ ہمارا ایک بیٹا کا وجہ سے ہمارا دوسرا بیٹا کا زندگی میں طوفان آ گیا اور ہم کچھ نہ کر سکا۔ اس نے ہارٹ اٹیک کا ناٹک کیا، ہم سچ مان گیا۔ اس نے ہمیں ایموشنل بلیک میل کرتے ہمارے پوتے کو مجبور کر دیا کہ وہ صرف ایک بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے جائے اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آتے وہ اسے سرپرائز کے طور پر تمہیں رخصت کروا کر اسے اس کی خوشیاں دے دے گا۔ اور وہ دیوانہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر باپ کی بات مان گیا۔ اگر تھوڑا سا سوچ لیتا تو شاید اپنے باپ کا ارادہ بھانپ جاتا، اور جب اس کو اندازہ ہوا تب تک بہت دیر ہو چکا تھا۔ وہ ہر گھنٹے میں 10 دفعہ فون کر کے یہاں آنے کا اجازت مانگتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس سے مل لو، اس کی سن لو۔ پھر بھی اگر وہ تمہیں گنہگار لگے تو پھر جو تمہارا فیصلہ ہوگا ہم کو دل و جان سے قبول ہوگا۔ وہ داجان کے ہاتھ پکڑے بہتی آنکھوں سے انہیں سن رہی تھی اور وہ بہتی آنکھوں سے اسے سنا رہے تھے یا اس ظالم کی طرفداری کر رہے تھے۔
कोई ज़रा इन्हें बता दो कि जब आंखें पहली बार किसी का सपना देखने लगें और दिल किसी का सोचते धड़कते बाहर आने को मचलने लगे, और जब आंखें पहली बार किसी के ख्वाब देखने लगें और वजूद पहली बार किसी की कमी को महसूस करने लगे, और पहली ही बार किसी का शिद्दत से इंतज़ार हो तो वो ना आए, तो उस वक्त जो दिल किरचियों में तकसीम होता है वो फिर किसी भी एल्फ़ी से नहीं जुड़ता, फिर चाहे वो सबसे मजबूती से जोड़ने वाली जिमसा एल्फ़ी ही क्यों ना हो। अरे यार, ये ज़्यादा ही सेंटी हो रहा है सीन, इसलिए थोड़ा सा फ़नी डाल रही हूँ। उम्मीद है सुनने में मज़ा आएगा तुम लोगों को। दाजान, आप दोनों आए मेरे सर आँखों पर। मेरे दिल में आपकी बहुत इज़्ज़त है। आप दोनों ही मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते होंगे। महक चौधरी की बातें सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लावाली सी लड़की है जो किसी रिश्ते को खाते में नहीं लाती, लेकिन अब हालात बदल चुके थे, रिश्ते बदल चुके थे, तो आदतें भी तो अब बदलनी पड़ेंगी ना। तुमको हम अपनी बेटी की तरह मानता ही नहीं, बल्कि तुम हमारा बेटी है, हमारा शहजादी, हमारा परी। बीजी उसके गालों पर बोसे देते हुए बोली। अच्छा, अगर आप लोग मुझे सच में अपनी बेटी मानते हैं तो यकीनन मेरे दर्द को भी महसूस करेंगे, मेरी तकलीफ़ भी समझते होंगे। वो बोल रही थी और वो दोनों शफीक हस्तियाँ उसे सुन रही थी, जैसे इसकी हर बात से वो मुत्तफिक हों। तो फिर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा बच्चे? बीजी मोहब्बत भरे लहजे में सवाल कर गई। आप इन्हें मेरे सामने आने से मना करेंगे? मैं नहीं जानती कि कैसे, लेकिन आपको ये सब करना ही होगा। इसकी बातें थी या पिघला हुआ शीशा जो किसी के कानों को अब ज़ख्मी करने लगा था। दाजान और बीजी ने शिकस्त खुर्दा निगाहों से उसकी तरफ देखा था। आंखें उनकी फिर से भीगने लगी थी। दाजान, इस वक्त मेरा जहन कुछ भी सोचने समझने से कासिर है। मेरे दिल में इस वक्त सिवाय नफ़रत और गुस्से के कुछ नहीं है। मैं सब कुछ माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन दो हरकतें मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती, और चाह कर भी नहीं। पहली तो मेरे बाबा की तकलीफ़, जो दर्द, जो बदनामी और जो तकलीफ़ इन चंद दिनों में उन्होंने बर्दाश्त की है, और दूसरा उनका झूठ, फरेब और धोखा जो उन्होंने मुझे और मेरे बाबा जान को दिया है। वो बोल रही थी और दूसरी तरफ कोई उसे सुन रहा था, और तीनों वजूद इस वक्त अपनी सारी हिम्मत मजतमा करते हुए इसे सुन रहे थे। दर्द दिया था तो कुछ तो वापस पाना ही था ना, धोखा दिया था तो सज़ा तो मिलनी ही थी, झूठ बोला था तो अंजाम तो भुगतना ही था, सो वो भुगत रहे थे। दाजान, मैं नहीं जानती कि वो जब मेरे सामने आएंगे तो मैं क्या कर गुजरूँगी, और इस रिश्ते के तकद्दुस को भी पामाल करते अपने रब की भी गुनहगार हो जाऊँ। बेहतर यही है कि आप लोग मुझे तन्हा छोड़ दें और मुझे इस क्राइसिस से निकल लेने दें। पहले जैसे हालात होने तक इन्हें मुझसे दूर रखें। इन्हें कहें फ़ोन पर बातें सुनने पर वक्त ज़ाया करने की बजाय इसे तलाश करें जो इस सारे फसाद की असल जड़ है, फिर इनके मामले पर बात होगी। वादा करें दाजान, आपको मेरी कसम है। अब वो उनका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख गई तो दाजान और बीजी सटपटा कर रह गए थे। नहीं दाजान, आप ऐसा कोई वादा। मैं वादा करता हूँ मेरे बच्चे। वो ताहियांग खानज़ादा की बात को इग्नोर करते हुए वादा कर गए थे। मैं तुम्हारा सिचुएशन समझते वादा करता हूँ कि वो तब तक तुम्हारा सामने नहीं आएगा जब तक तुम उसे दिल से नहीं पुकारेगा, लेकिन एक वादा तुमको भी हमसे करना होगा। दाजान ने उसे वादा करते अपनी बात भी रखी थी। बोले दाजान, आप हुक्म करें। वो नहायत ताबेदारी से बोली थी और वो उसकी ताबेदारी के सदके वारी जाने लगा था। कितना खुश नसीब है हमारा छोटा हान, और कितना बदनसीब निकला इसका बाप जो हीरे को न पहचान सका और पीतल का रखवाली के लिए घर पर रख लिया। बीजान इसके सदके वारी जाते हुए बोल रही थी। दाजान, बीजान से कहें कि इनकी इतनी तारीफ़ करके इन्हें चने की झाड़ पर मत चढ़ाएं। पहले ही मैडम के नखरे 7वें आसमान पर पहुँचे हुए हैं। हानम, आपने बहुत कम तारीफ़ किया है हमारे पोती का। ये आसमान से उतरा हुआ नन्हा सा फरिश्ता है। इसका पाक वजूद से हमारा घर से सारी बलाएं दूर भागेगा और इसका नखरा करना बनता है। तुम नखरा करो जितना जी चाहे इतना, और जितना सख्त सज़ा देना हो इस नालायक को दो। हम हमेशा तुम्हारा साथ ही है और तुम्हारा हर नखरा भी हम इसी नाहंजार से उठवाएगा। दाजान ने ताहियांग खानज़ादा की बातें इग्नोर करने के साथ साथ उसे सुनाते वार्न भी किया था कि वह अपनी कमर कस ले। उसकी बीवी अब उसकी दुर्गत बनाएगी, और आज इसकी दुर्गत बन रही थी। वो अभी भी इसी अंदाज में उसे अपने हिसार में लिए खड़ा था, और वो भी इसकी आंखों में देखते कहीं पिछली यादों के भंवर में पहुंची हुई थी। किसी के गला खंगालने की आवाज़ दोनों को यादों के भंवर से बाहर निकाल कर ले आई थी।
چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اب اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ جی تو جناب کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتش عشق کا سفر اچھا لگ رہا ہوگا، اور وہ بھی اپنے تاہیانگ خانزادہ اور اپنی مہک چودھری کے ساتھ۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ یا پھر کچھ کمی لگے تو مشورہ دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اور اب ایک دوسرے سے خدا حافظ کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔